हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रमेश और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर वन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं सन के बारे एक छोटी सी वीडियो। और इस सन के बारे एक छोटी सी वीडियो में मैं सन के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक पूरी तरह नॉलेज दूंगा। यानी आज के बाद सूर्य से रिलेटेड जितना भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जो भी सूर्य के बारे में पूछता है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से पूरा का पूरा मैच करेगा। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। आज इस वीडियो को पूरी देखें, आपको पता चल जाएगी कि सन से कितनी क्वेश्चन बनती है और हम क्या क्या पढ़े हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सन की बात करता हूँ तो सन भी एक स्टार है ना। सन भी अपने आप में क्या है, एक स्टार है। तो अगर सन मेरा स्टार है तो सन में एनर्जी कहाँ से आती है, तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी स्टार के बारे में जानते हैं। स्टार जो होता है दोस्तों, स्टार कैसे फॉर्म होता है। हमारी गैलेक्सी के तीसरे आर्म में, हमारी गैलेक्सी की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन क्लाउड पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस की बादलें। उसी हाइड्रोजन क्लाउड घूमते हुए मोशन में पाई जाती है ना, रोटेशन मोशन में पाई जाती है, घूमते हुए अवस्था में पाई जाती है। इसी हाइड्रोजन क्लाउड को निहारिका कहते हैं। अगर आपसे एक वर्ड में क्वेश्चन पूछे, निहारिका को इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला, निहारिका या नेबुला क्या है, तो हाइड्रोजन गैस की बादलें, घूमते हुए हाइड्रोजन गैस की बादलें। इस हाइड्रोजन गैस की बादलें घूमने के कारण आप सभी जानते हैं अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी केंद्रीय बल बोलते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है, और एक होता है अब केंद्रीय बल, ठीक है। तो जो फोर्स अंदर की ओर लगता है उसके कारण हाइड्रोजन का जो पार्टिकल्स है वो अंदर की ओर क्या होने लगता है, अट्रैक्शन करने लगते हैं। अट्रैक्शन करने से दो कणों के बीच में टकराव होती है, टकराव से घर्षण पैदा होती है, घर्षण से एनर्जी निकलती है, आग निकलती है, ठीक है। और उसी आग से एक बार स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, यही पूरा का पूरा सिस्टम है जो सूर्य में एनर्जी देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, दो छोटे नाभिक, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, है ना, और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देती है, ठीक है। टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड एंड फॉर्म ए बिग न्यूक्लियस विथ ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दो छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन से ही सारे के सारे स्टार में, है ना, और सन में क्या होती है, एनर्जी निकलती है। यानी सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। हम लोग इतना दूर तक कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग का क्या बनता है, नया स्टार बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब नया स्टार बनता है तो उसको बोलते हैं ब्लू जाइंट, ठीक है, ब्लू दानव। और उसका तापमान होता है लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस, यानी 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ब्लू जाइंट का। आफ्टर दैट जैसे जैसे सेंट्रल में न्यूक्लियर फ्यूजन कम होगा, सेंट्रल में हाइड्रोजन की मात्रा घटेगा, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन कम होगा तो धीरे धीरे व्हाइट स्टार में बदलता है। व्हाइट स्टार का टेम्परेचर होता है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है येलो स्टार का टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो येलो स्टार का टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस, वही हमारा सन है। यानी सन अभी क्या है मेरा, येलो स्टार, ठीक। और येलो स्टार के बाद जो टेम्परेचर होता है उसका होता है रेड हॉट, यानी रेड जाइंट, रक्त दानों का, ठीक है। रक्त दानों का तापमान होता है 2800 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है। दोनों एक ही यूनिट है, कोई डिफर नहीं है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जब ब्लू जाइंट बनता है, ब्लू दानव बनता है, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्लू जाइंट में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और हीलियम की मात्रा कम पाई जाती है। और रेड जाइंट में हाइड्रोजन की मात्रा कम पाई जाएगी और हीलियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। आप एकदम मत घबराइए, देखिए मेरा लेक्चर को पूरा का पूरा, और कुछ नहीं पढ़ना होगा इसके बाद। लेक्चर देखने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन सेट पर आइए, ठीक है। मैं इस वीडियो के बाद क्वेश्चन सेट कराऊंगा। इतने सारी चीज़ें जानने के बाद आपसे अगला जो चीज़ें पूछते हैं वो पूछते हैं कि सन जो है हमारी गैलेक्सी के कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सन जो होता है ना, वो गैलेक्सी के सेंटर के लगभग 30 से 32,000 दूर है। आपसे पूछा जाए गैलेक्सी के सेंटर को क्या कहते हैं, गैलेक्सी के सेंटर को गैलेक्टिक सेंटर या बल्ज कहा जाता है, हिंदी में भी उसे बल्ज ही कहा जाता है।
गैलेक्टिक सेंटर से सूर्य की दूरी 30 से 32,000 प्रकाश वर्ष। अब एक बात बनती है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश का स्पीड कितना होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है? प्रकाश का स्पीड। तो लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष किसकी मापक है, किसकी इकाई है, किसका यूनिट है? तो पूछेगा दूरी का इकाई है, दूरी मापने का इकाई है क्या है? प्रकाश वर्ष। यानी गैलेक्टिक सेंटर से सन की दूरी है 30 से 32,000 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य जो होता है वो सूर्य, अभी तक हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि सन क्या होता है? मेरा स्थिर होता है और सारे के सारे प्लेनेट यानी ग्रह उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उस टाइम उतना समझ ही नहीं पाते, बोल के हमें उतना ही पढ़ाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन भी चक्कर लगाता है किसके चारों ओर? गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर यानी बल्ज के चारों ओर। और कितना स्पीड से? 250 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। 250 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाने में सूर्य को लगभग 250 मिलियन ईयर लग जाता है, जिसका मतलब होता है 25 करोड़ वर्ष। और यही 25 करोड़ वर्ष को बोला जाता है कॉस्मोस ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष। यानी ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है? 25 करोड़ वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो समय लगता है दोस्तों लगभग 25 करोड़ वर्ष। आप जो देखें ना, सूर्य स्थिर रहता है और प्लेनेट चारों ओर घूमते रहता है, वो ये जो होता है ना, ये भी मोशन है। लेकिन सन का जो एक्चुअल मोशन है, सन खुद राउंड कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक, यानी आपसे अगर ब्रह्मांड वर्ष की बात करें तो ब्रह्मांड वर्ष कितने सालों का होता है? 25 करोड़ वर्ष। ये क्या होता है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर एक बार चक्कर लगाना। आपसे पूछेंगे हमारे गैलेक्सी के किस आर्म में, कौन सी भुजा में सूर्य रहते हैं? तो गैलेक्सी के किस आर्म में सूर्य रहते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर होगा ओरियन आर्म में। आप ये जो देख रहे हैं ना फिगर दोस्तों, ये हमारी गैलेक्सी है और ये है ओरियन आर्म। गैलेक्सी के ओरियन आर्म में क्या है? सन रहता है। यह गैलेक्सी के थर्ड आर्म में सन रहता है नहीं? हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा के तीसरी भुजा में क्या रहती है? सूर्य रहती है। यह हमारी गैलेक्सी के ओरियन आर्म में क्या रहता है? सन रहता है। ठीक है, ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पृथ्वी के सबसे सामने का तारा क्या है? तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है पृथ्वी और पृथ्वी के सबसे सामने का तारा क्या है? सन है। तो पृथ्वी के सबसे सामने का तारा क्या होता है? सूर्य। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे सामने का तारा क्या है, तो सूर्य के सबसे सामने का तारा आपको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों इसी प्रोक्सिमा सेंचुरी का अलग अलग नाम है, जिसको अल्फा सेंचुरी सी भी कहा जाता है। तो सूर्य के सबसे सामने का तारा हुआ मेरा अल्फा सेंचुरी सी या प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बढ़ते हुए दूरी पर तारों को अलग अलग नाम दिया गया, अल्फा सेंचुरी सी, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी ए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें कर लिए और आप एकदम सेट बनाइए। इसके बाद सूर्य से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता, मैं इसके बाद इस पर जरूर इसका सारे का सारा क्वेश्चन को अपलोड करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सूर्य को एलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सन का जो सेंटर वाला भाग है ना, बीच वाला भाग है ना, ये जो देख रहे हैं आप बीच वाला भाग, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर। इस कोर में तापमान कैसे हो, ऊर्जा कैसे बनता है, तो आपको थोड़ी देर पहले बताएं। 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ऐसे एक्चुअली 4 हाइड्रोजन मिल करके करते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिल करके पहले एक हीलियम का निर्माण करेगा, वो हीलियम अनस्टेबल होता है, वो फिर से 2 हाइड्रोजन में टूट जाता है और फाइनली 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, और इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और कुछ इसी पर प्रोसेस को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य के केंद्र में कितनी तापमान होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस होता है सूर्य के सेंटर पर। सूर्य के सेंटर पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण सूर्य में सारा चीज़ें गैसीय अवस्था या प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा स्टेट आपके बारे यहाँ नया लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, यानी 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, जिसे हिंदी में कहते हैं ठोस। सेकंड इज लिक्विड, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्य। और थर्ड इज गैस, जिसको हिंदी में भी गैस ही कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही ऊंचे क्लास में जाएंगे पदार्थ की 3 नहीं 5 अवस्था होती है। ठीक है, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। द 4th स्टेट ऑफ मैटर, चौथी जो होती है, चौथी अवस्था, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और 5वीं जो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ठीक है। पदार्थ की 5 अवस्था क्या क्या होती है? सबसे पहला सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव्य, तीसरा होता है गैस यानी गैसी, ठीक है, और प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये जो 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। यानी सन में सारा चीज़ें प्लाज्मा और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अगर मैं कोर के बाहर की बात करूं तो कोर के बाहरी वाले भाग को बोलते हैं रेडिएटिव जोन या रेडिएशन जोन, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है इसे विकिरण क्षेत्र। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोर के बाहरी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विकिरण क्षेत्र, ठीक है। इस विकिरण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडिएशन क्षेत्र है ना, जो विकिरण क्षेत्र है, इसके बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रेडिएशन क्षेत्र के बाहरी यानी रेडिएशन जोन के बाहरी क्षेत्र को बोलते हैं प्रोटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्फेयर, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। इसी प्रकाश मंडल को सन का सरफेस भी कहा जाता है, यानी सूर्य का सतह। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सूर्य का सतह क्या है, तो प्रकाश मंडल। इस प्रकाश मंडल का तापमान होता है दोस्तों, नासा के अनुसार ये 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन आपके किताब के अनुसार ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और आपके एग्जाम के अनुसार भी ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। आप लोग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लिक करेंगे। प्रोटोस्फेयर की बात करें तो प्रोटोस्फेयर को प्रकाश मंडल बोलते हैं, जो विकिरण क्षेत्र के बाहर वाले जोन को बोलते हैं, है ना। प्रकाश मंडल को सूर्य का सतह कहा जाता है। इसका तापमान होता है मेरा क्या, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछा जाएगा सन का कौन सा पार्ट को हम लोग देख सकते हैं, कौन सा पार्ट विजिबल होता है यानी दृश्यमान होता है, तो प्रकाश मंडल, सूर्य का प्रकाश मंडल को हम लोग देख सकते हैं। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ सन, सूर्य का सबसे चमकीला भाग कौन सा, वो भी होगा क्या, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ही सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश मंडल में ही एक लाइन देखा जाता है, एक लाइन जिसको फोनाफोर लाइन बोलते हैं। एक ब्लैक कलर का लाइन देखा जाता है जिसको फोनाफोर लाइन बोलते हैं। आपसे अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोनाफोर लाइन कहाँ देखा जाता है, तो वो प्रकाश मंडल। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश मंडल में बहुत सारी एनर्जी एक जगह जमा होकर के एक बड़ा सा तूफान यानी सौर तूफान निकलती है, ठीक है। उसी सौर तूफान को सौर ज्वालाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर ज्वालाएं। और ये आकर्षण शक्ति के कारण अंतरिक्ष में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये अंतरिक्ष में चले जाने के बाद कभी कभी ये पृथ्वी से देखा जाता है। अगर ये ज्वालाएं पृथ्वी के नॉर्थ पोल में देखा जाता है यानी उत्तरी ध्रुव में देखा जाता है, तो इसे कहते हैं अरोरा बोरेलिस। क्या कहा जाता है? अरोरा बोरेलिस। अगर ये ज्वालाएं पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में देखा जाता है, तो इसी को बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। जिस जगह पर सौर ज्वाला निकलती है वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या करती है, निकल जाती है एकदम सौर तूफान बन करके, तो उस जगह का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो उस जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहाँ एक काला धब्बा पड़ जाता है, जो आप देख रहे हैं काला धब्बा। इसी काला धब्बा को कहा जाता है दोस्तों सन स्पॉट यानी सौर कलंक कहते हैं इसको हिंदी में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सौर कलंक कहाँ पाया जाता है, तो सन स्पॉट, ठीक है, पाए जाते हैं कहाँ, प्रोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि सूर्य का सबसे मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम तापमान कहाँ होती है, तो सन स्पॉट में होती है। और कितना होती है पूछने से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और ये जो सन स्पॉट होती है इसको रीजनरेट होने में, इसको पुनः बनने में 11 से 15 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 11 से 15 साल, ठीक है। सोलर फ्लेयर को सोलर प्रोमिनेंस भी कहा जाता है। सौर ज्वालाएं को, सोलर फ्लेयर को क्या बोला, सोलर प्रोमिनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सोलर फ्लेयर को सौर ज्वालाएं बोलते हैं, ठीक है। अभी जो प्रकाश मंडल है ये प्रोटोस्फेयर है, इसके बाहरी वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर हिंदी में बोलते हैं वर्णमंडल। ये वर्णमंडल जो होता है ना दोस्तों, ये सारा का सारा सूर्य के प्रकाश को सोखने लगता, सभी के सभी को नहीं, सोखने लगता, जिसके कारण इस वर्णमंडल का कलर होता है लाल। अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य का कोई वायुमंडल है कि नहीं, तो सूर्य का वायुमंडल है। सबसे पहले वायुमंडल को समझते हैं। जहाँ भी कोई गैस है ना, तो उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो सन में कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम, इसीलिए सन में भी वायुमंडल है। अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं, तो इसी क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल को कहा जाता है। क्रोमोस्फेयर बर्निंग गैसियस लेयर होता है। क्रोमोस्फेयर क्या होता है? बर्निंग गैसियस लेयर। गैसों के परत जलते हुए पाया जाता है वहाँ, जलते हुए गैसों के परत, वही क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल। इस क्रोमोस्फेयर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इस क्रोमोस्फेयर में 71% हाइड्रोजन और 26.5% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है, ठीक। सूर्य का कौन सा भाग को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो सूर्य का क्रोमोस्फेयर को हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वर्णमंडल को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये जो वर्णमंडल है इसे हम लोग देख नहीं पाते, ये अनविजिबल है, ठीक है। और प्रोटोस्फेयर विजिबल होता है। आप हमारे लेक्चर को देखें और सारे के सारे लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक देखें, ठीक है। और सीधे क्वेश्चन लगाइए। आपको कोई तैयारी नहीं करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं लिखना होगा, आप बस खाली हमारे लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन लगाने पर आ जाइए। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से क्लिक करवा दूंगा। हमारे पर्पस और हमारा एम ये है क्या?
मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को अचीव करना और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना। मैं इसीलिए यूट्यूब पर आया हूँ दोस्तों, और मुझे आप सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्रोमोस्फीयर के बाहर जो क्षेत्र रहता है, हम लोग अभी बात कर चुके क्रोमोस्फीयर के बाहर जो क्षेत्र रहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं कोरोना। ये कोरोना अभी जो चल रहा है, ये महामारी, ठीक है, ये अलग कोरोना है, ये वायरस वाला कोरोना है, और यहाँ सन वाला कोरोना है। इसी कोरोना को हिंदी में कहा जाता है सूर्य का मुकुट या सूर्य किरीट। क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट या सूर्य किरीट। इसी सूर्य किरीट में प्रोटॉन का हवाएं बहने लगती हैं। क्या बहने लगती है? प्रोटॉन का हवाएं। उसी को सौर पवन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा सौर पवन कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से? कोरोना से। ये जो कोरोना वाला भाग है, ये हमेशा सोलर इक्लिप्स के समय लगता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कोरोना हमेशा कब? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगा। ये जो कोरोना है, ठीक है, ये कोरोना को, ये सूर्य किरीट को हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। अब ग्रहण समझते हैं। सूर्य ग्रहण मतलब होता है ना दिखाई देना, दिखना नहीं दिखाई देगा। क्या? सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य नहीं दिखाई देगा। और देखने वाला कहाँ? पृथ्वी। हम देखेंगे, है ना, पृथ्वी पर जो लोग वही ना सूर्य ग्रहण देखेगा। पृथ्वी पर देखने वाला है, सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। यानी चंद्रमा आकर सूर्य को ढक देती है, तो क्या बोलते हैं उसको? सूर्य ग्रहण। और इसी सूर्य ग्रहण के समय ये सूर्य का क्या? कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कोरोना कब दिखाई देता है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के समय। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा पूरे सूर्य को ढक देता है। और जिस समय ये पूरे सूर्य को ढक देता है, तो साइड में एक प्रकाश का एक रिंग बनता है, एक लाइट के एक रिंग बनता है, एक वलय बनता है। इसी को बोला जाता है हीरक वलय, यानी डायमंड रिंग। क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग। और एक बात बता दे रहे हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स हमेशा 8 मिनट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। टोटल सोलर इक्लिप्स 8 मिनट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। टोटल सोलर इक्लिप्स कितने मिनट का होता है पूछेगा तो 8 मिनट। हीरक वलय जो होता है वो हमेशा टोटल सोलर इक्लिप्स में दिखाई देगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण पर। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमसे एक क्वेश्चन छूट रहा है कि सनस्पॉट कितने दिनों में रीजनरेट होता है, तो वो होता है 11 से 15 साल, ठीक है, सौर कलंक। लेकिन ये सभी चीज़ों के बाद सन का एक डायमीटर होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य का व्यास से। सूर्य का व्यास होता है 13,91,016 किलोमीटर, 1391,016 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ऐसा वर्ड में आपको कभी नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा सूर्य का डायमीटर यानी व्यास कितना होता है, तो आपका जो आंसर आपको देगा वो होगा पृथ्वी से 109.2 गुना के बराबर। यानी पृथ्वी का जो व्यास है, अगर उस व्यास में 109 गुना 2 पॉइंट गुना कर दे तो वो सूर्य के डायमीटर के बराबर होगा, ठीक। लेकिन एक बात और भी है, सूर्य जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन कभी ना कभी ख़त्म होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन कभी ना कभी ख़त्म होगा, और यानी सूर्य का एज उस समय ख़त्म होगा और धीरे धीरे वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, ब्लैक होल के सामने चला जाएगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा। सूर्य जो होता है उसका जो ऊर्जा देने का समय होता है वो 10⁻11 ईयर है, 10⁻11 वर्ष। और सूर्य का जो एज है वो 10⁵ बिलियन ईयर है। 1 बिलियन मतलब अरब होता है, ठीक है, 1 बिलियन बराबर 1 अरब, तो 10⁵ अरब साल होता है सूर्य का एज, ठीक। वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। मैं सूर्य से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग एकदम पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत तक देखने के बाद आप सेट लगा कर देखिए। मैं इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उस पर जा कर के देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा पाते हैं कि नहीं। हम कितने कम समय में सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, आप ये देखिए दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो हमारा सन है और ये जो हमारा अर्थ है, सन का प्रकाश अर्थ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश अर्थ तक पहुँचने में पहले पूछा जाए किस फॉर्म में पहुँचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश क्या वेव फॉर्म में पहुँचता है? वेव फॉर्म में नहीं। अगर सूर्य का प्रकाश वेव फॉर्म में पहुंचता ना, पृथ्वी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ भी किसी भी जीवन का जीना संभव नहीं होता। तो किस फॉर्म में पहुंचता है प्रकाश? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण के फॉर्म में पहुंचता है, यानी रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचता है, ठीक है। रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचने के कारण ये बीच में ब्रेक हो जाते हैं, और सूर्य का जो एनर्जी होता है एक छोटे छोटे पैकेट में आते हैं। इसी पैकेट को, है ना, इसी ऊर्जा के पैकेट को कहा जाता है फोटोन या क्वांटा। क्या कहा जाता है? फोटोन या क्वांटा। इस फोटोन या क्वांटा का इंटेंसिटी क्या होता है बोलने से, ठीक है। तो ये हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर यदि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर काटे जहां धूप मेरा गिरता है, ठीक है, उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 65 बिलियन फोटोन गिरेगा,
और लगभग 2 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना एनर्जी देता है? 2 किलो कैलोरी की एनर्जी देता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लेता है। तो कभी कभी 8 मिनट 22 सेकंड भी रहता है, या देखिए एग्जाम में 8 मिनट 20-22 नहीं खेलता, डायरेक्ट 8 मिनट देता है। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी है 8 मिनट 20 सेकंड, आप इसको ज़्यादा बेटर समझेंगे। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 22 सेकंड। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। हम सभी जानते हैं कि हमारा सूर्य जो होता है हमारे सौर परिवार का बीच में है, सेंटर पर है। सौर परिवार का कहाँ? सेंटर पर है। सेंटर पर होने के कारण जो सूर्य होता है वो, ये जो सेंटर पर सूर्य है और इसके चारों ये जो प्लेनेट घूम रहे हैं ना, ये प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एक दीर्घवृत्ताकार पाथ में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पाथ में। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडा शेप, वो जो वृत्त होगा ना वो थोड़ा चपटा होगा, लंबा होगा। इस दीर्घवृत्ताकार पाथ में भी सन जो होता है सेंटर पर नहीं होता, सेंटर पर नहीं होता। तो सेंटर पर नहीं होने के कारण कभी ऐसा स्थिति आता है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बना देती हैं। ये जो दूरियां होती है, ठीक है, इसी जो बहुत ज़्यादा दूरियां होती हैं, इसी स्टेट को बोला जाता है एपीहीलियन यानी अपसोर, और ये होता है 4 जुलाई को। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जब सर 4 जुलाई को जब ये दिन आता है, ठीक है, एपीहीलियन का समय, जिस समय आप बोल रहे हैं सूर्य और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा दूरी होता है, तो सूर्य और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा दूरी होने से हमें गर्मी क्यों लगता है, सामने रहने से गर्मी लगता है? ये जो डाउट है आपका, ये डाउट मैं क्लियर कराऊंगा सीजनल चेंज ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो सीजनल चेंज होता है ना, उस समय मैं ये डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, सन का प्रकाश, सन का लाइट कहाँ परपेंडिकुलर रहता है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर किस समय कहाँ परपेंडिकुलर रहता है, वो डाउट मैं वहाँ क्लियर कराऊंगा। ठीक, इसके बाद जो आती है दोस्तों हमारा कि एक समय ऐसा आया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो, जिसको बोलते हैं एपीहीलियन, और ऐसा होता है यानी अपसोर, जिसको बोलते हैं एपीहीलियन यानी अपसोर, और ऐसा होता है 4 जुलाई को। इसके बाद एक ऐसा भी स्थिति आती है जहाँ पृथ्वी और सूर्य एकदम सामने रहेगी, उस स्थिति को बोलते हैं पेरिहीलियन यानी उपसोर। यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड पेरिहीलियन एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एपीहीलियन। ये जो पेरिहीलियन को हिंदी में बोला जाता है उपसोर, और ऐसी स्थिति आती है 3 जनवरी को। जब सामने होता तो ठंडा होता है और जब दूर होता तो गर्म होता है। ऐसा होना चाहिए लेकिन उल्टा होता है ना। यहाँ जब पृथ्वी सामने है 3 जनवरी, तब हमें ठंडा लगता है सूर्य के। ठीक, ये सारा चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर कराऊंगा सीजनल चेंज ऑफ अर्थ में। ठीक, तो पेरिहीलियन और एपीहीलियन आप समझ चुके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो एपीहीलियन जो होता है इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा होता है? तो एपीहीलियन द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 15.21 किलो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है एपीहीलियन में, और पेरिहीलियन में होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितना है? ठीक है, औसत दूरी कितना है? तो 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, एक खगोलीय इकाई क्या है? ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो हमारे सन का जो सेंटर है, सन का सेंटर ये है और अर्थ का सेंटर ये है। ठीक है, ये सन का सेंटर और ये अर्थ का सेंटर, ये दोनों सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो ये जो दूरी होता है इसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी दूरी मापने की इकाई है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये भी दूरी मापने का इकाई है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। इतने सारे क्वेश्चन लगाने के बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये जो एपीहीलियन और ये जो पेरिहीलियन, इस रेखा को मिलाने वाले रेखा को बोलते हैं एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। हाँ दोस्तों, हम सारे जानकारी देंगे आपको, थोड़ा बहुत पढ़ा के नहीं जाते, मेरे साथ पढ़ा मतलब पूरी जानकारी को लेना है ना, एक कंप्लीट नॉलेज ही मैं आपको दूंगा। ये हो चुका। इसके बाद एक आता प्रभा मंडल यानी हैलो या सीरस किसे कहते हैं, सीरक्स किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी में आइस पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, आइस पार्टिकल्स, हवा, ठीक है, बर्फ के कणों के कारण सूर्य के प्रकाश जो होता है ना, सूर्य के चारों ओर एक रेनबो बनता है। क्या बनता है? एक रेनबो, एक इंद्रधनुष जैसा शेप बनता है।
इसी को बोलते हैं प्रभामंडल। क्या बोलते हैं? प्रभामंडल। ये किसके लिए बनता? वही बर्फ़ के कारण। ठीक है, इसका टेक्निकल क्वेश्चन कुछ और पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, यानी धूलकण, हवा, पानी और बर्फ़ के कारण सूर्य के चारों ओर एक हमें इंद्रधनुष यानी रेनबो दिखाई देता है। उसी को क्या बोला जाता है? प्रभामंडल। ठीक है, हैलो बोला जाता है। ठीक है, क्रक्स बोला जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ें। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप ज़रूर एक बार क्वेश्चन लगा के देखिए। इसके बाद मैं तुरंत सूर्य से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और आप देखिए आप कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं सूर्य का। ठीक है, हमारे इस लेक्चर से। यानी मेरा कहना है कि मेरे लेक्चर को 2 बार 3 बार देखते रहिए। देखिए, यहाँ कोई नोट वोट नहीं करना है। क्या नोट का फंडा? नोट आपका नोट कोई और पढ़ता है, कभी काम में नहीं आएगा नोट करने का कोई झंझट ही मत पालिए। ठीक है, जब एग्जाम हो मेरा वीडियो को 2-3 बार देखिए, सेट लगाने आ जाइए। मैं सारा वीडियो में सारा चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, सभी के सभी चीज़ें, एक पॉइंट तक नहीं छोड़ूंगा, सभी के सभी चीज़ें। और मेरे वीडियो को, लेक्चर को ध्यान से 2-3 बार देखने के बाद आप सेट लगाइए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा दावा है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी की मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों का अचीवमेंट, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ जीएस का टॉपिक। क्योंकि जीएस अथाह सागर है, इसको कम समय में कैसे कवर करेंगे ये देखना होगा। ठीक है, और हमारा लेक्चर सबसे बेस्ट करने की कोशिश हमारी हर एक प्रयास पर होगी। हम अपना लेक्चर को सबसे बेस्ट करने का सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे। और आप भी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं सूर्य को अभी पढ़ाया, जितना नॉलेज मैं दिया हूँ, एक लगभग 30 मिनट का क्लास में, आप कहीं और देख लीजिए कि सारे के सारे चीज़ें हो पाई क्या। ठीक है, मेरा कहना है दोस्तों कि एक बेहतर तरीके से आप अपने इस वीडियो को देखें और क्वेश्चन पर आ जाइए, सीधा क्वेश्चन सेट पेपर पर। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे, याद हो जाएगा। और दोस्तों, मुझे आप लोगों का एक बेहतर सपोर्ट चाहिए, एक बहुत ही बल्क मात्रा में मेरे साथ जुड़िए और सभी के सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक कॉम्पिटिटिव बच्चा जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो हमारे इस वीडियो से ही कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अचीव करेंगे। और यानी पढ़ना मतलब स्टडी फॉर ऑन। स्टडी फॉर ऑन आपके सामने ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर के आएगी ना कि सारा चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से चलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने ना भूलें। आपका यही जो छोटा सा सपोर्ट मिलता है ना, ये हमें काम करने की उत्साह को और बढ़ा देती है। तो ज़रूर से ज़रूर आपकी अधिक से अधिक सपोर्ट दीजिए हमें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हम तक पहुँचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सबके सामने भेजेंगे। ठीक है, ताकि हर कंपटीशन का बच्चा को सबसे बेटर शिक्षा मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज इतना ही कहूँगा। ठीक है, और मिलूँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो।